वी कैन नॉट से क्या है कैसा है। सर चैट में भेजा मैंने। चैट पे भेजा है, ओके। थर्ड सी, ठीक है। थर्ड सी, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नहीं है, सी वाला कायरल नहीं है। तो कायरल मॉलिक्यूल्स कौन कौन सा है तुम्हें सिर्फ उतना बताना है बस। तो ये पूरा जो ए एक मॉलिक्यूल है, दिस इज कायरल। बी जो पूरा एक मॉलिक्यूल है, दिस इज कायरल। एंड सी इज नॉट कायरल। एंड डी इज ऑल्सो नॉट कायरल। सर डी होगा ना? नहीं होगा होगा, सर। सी डी कायरल नहीं। यू नीड एन एक्सप्लेनेशन, सो राइट एक्सप्लेनेशन इन चैट, तो एक्सप्लेन इन डिटेल्स है। सर या सर बी वाला भी कायरल है? बी वाला कायरल है ना? नहीं, एक मिनट, वेट। CH3 इधर है, नहीं बी वाला भी कायरल नहीं है, सो सॉरी। क्योंकि देखो, इसको हम लोग कायरल कार्बन, सो जैसे मैंने भी गाए में बाय मिस्टेक इसको कायरल कार्बन समझा। सो यहाँ पे एक साइड में तो इसके H रहेगा, एक साइड में Br रहेगा, बट लेफ्ट में यू कैन सी यहाँ पे C2H5 इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी C2H5 इथाइल ग्रुप है। सो व्हेन यू हैव इथाइल इथाइल, मतलब चार ग्रुप्स जो है, चारों के चारों क्या होने चाहिए? डिसिमिलर होने चाहिए, एक भी मैचिंग नहीं होना चाहिए। तो एक भी अगर मैचिंग हुआ तो इट इज नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल। सो ओनली फर्स्ट वाला इज आर कायरल मॉलिक्यूल, बाकी अपना कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये कार्बन में दो H है सिमिलर ग्रुप, और ये कार्बन में दो CH3 है सिमिलर ग्रुप। ओके, एनी अदर डाउट्स? नो सर। ठीक है। चैट में तुम लोग इमेज भेज सकते हो, राइट? फाइल ऑप्शन रहेगा ना इसमें? नो सर। नहीं है क्या? नो सर। अरे होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क कैसे चेक करूंगा मैं? सर ग्रुप पे डालते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बच गए तुम लोग, मतलब होमवर्क कैसे दिखाओगे फिर यहाँ पे? बात वो है ना। ठीक है। सो सिंस यू आर सेइंग अपना पूरा कायरल वाला पार्ट फिनिश हो चुका है, दैट मीन्स टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ तक पूरा फिनिश कर लिया है। ये भी बता दिया होगा मैंने, वेज फिशर और वेज और फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद है ये वाला पार्ट आपको? ओके, ठीक है। So next is chemical properties, and chemical properties में nucleophilic substitution reaction. Have I started with SN1 SN2 reaction, guys? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ओके गुड। ऐसा कंफर्म करने के लिए एक दो जन को रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग्स होता है वो मेरे पास सर्वर पे यहाँ पे दिखता नहीं है। तो प्रॉब्लम वही है कि आई कैन नॉट जस्ट गो बैक एंड सी कि क्या लेक्चर मैंने लास्ट टाइम लिया था वो। सो मुझे याद रहता है वैसा, बट जस्ट आई नीड सम कंफर्मेशन फ्रॉम यू गाइस। तो ठीक है, तो आज हम SN1 SN2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक में उतना देखने की जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो टेक्स्ट बुक में ओपन करने के लिए बोलूंगा। So let's go to our presentation then. All these things are done. Enantiomers, chirality. Yeah. तो देखो, रिएक्शंस वैसे हम लोग दो देखने वाले हैं, एक SN1 और SN2 रिएक्शन देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है? उसमें सबसे पहले हम SN2 रिएक्शन को देखते हैं। अब बात ये है कि ये SN2 रिएक्शन होता क्या है? कभी किसी ने पूछा अपने को कि SN2 रिएक्शन होता क्या है?
तो बड़ा ही सिंपल सा इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। वो जो गाइस ऊपर में आपको 2 नजर आ रहा है ना, 2, वो 2 का मतलब ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कुछ महीने तक। 2 मीन्स बाइमोलिक्यूलर, ठीक है, 2 मीन्स बाइमोलिक्यूलर। N stands for nucleophilic and S stands for substitution। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये रिएक्शन हो गया बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से बोलता हूं, ये रिएक्शन हो गया बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम लिखते कैसे? वी राइट इट एज SN2। अब ये 2 का राज क्या है वो भी पता चलेगा अपने को, और SN1 में 1 का राज क्या है वो भी पता चलेगा। पर फिलहाल देखते हैं हम लोग ये रिएक्शंस बेसिकली हम कैसे समझ सकते हैं। तो रिएक्शन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। Let me delete that. So we take example of methyl bromide. किसी का mic on है शायद, please switch it off. So we take example of methyl bromide which reacts with aqueous KOH to give methanol. Okay, aqueous KOH to give methanol. So ये रहा तुम्हारा methyl bromide और ये रहा KOH। 11th standard में हमने सीखा था PTR points to remember में एक बात क्या कि whenever you have NaOH or KOH, specifically KOH, and if KOH is given in aqueous condition, so more often than not, it will undergo substitution reaction. In the same way, if KOH is present as a reagent, but the condition is given as alcoholic, ये aqueous के बदले यहाँ पे होता alcoholic, तो बता सकते हो कौन सा रिएक्शन होता फिर? एलिमिनेशन रिएक्शन। तब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। Okay, we have already studied this in 11th standard. So remember that. बड़े-बड़े जब हम आपको रिएक्शंस फेंकेंगे ऐसे 12th के बोर्ड एग्जाम्स में या एंट्रेंस में, तो मतलब 5-5, 10-10 स्टेप के रिएक्शंस रहेंगे, ठीक है। और उसमें चिंटू सा कहीं पे KOH लिखा रहेगा और ब्रैकेट में एक्वस है तो अल्कोहलिक लिखा रहेगा, या तो फिर एरो के ऊपर हम लोग C2H5OH इथेनॉल लिख देंगे। तो बच्चे मोस्टली क्या देखते हैं, KOH है ना, हाँ खत्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। तो वहां पे छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना है अपने को। सो एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन है, अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, तो हम लोग को पता ही है भाई, ये हमने बचपन में 9th या 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ है, डबल सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, तो उसके लिए प्लस माइनस ढूंढना पड़ता है कि नहीं। तो ये भाई साहब KBr के साथ जाएंगे और CH3OH के साथ, तो अपना हो गया मिथेनॉल बन के रेडी हो गया। तो अगर वो प्लस माइनस देखने की हम कोशिश करें तो प्लस माइनस कुछ यूं दिखेगा, है ना। और यहाँ पे CH3Br जो है वो कोवैलेंटली बॉन्डेड है गाइस। सो अगर कोवैलेंटली बॉन्डेड है तो इसका मतलब क्या होगा कि CH3Br के अंदर में ये भाई साहब पार्शियली पॉजिटिव होंगे और ये पार्शियली नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से माइनस के साथ प्लस जाएगा, माइनस के साथ प्लस जाएगा, और तुम लोग अपना रिएक्शन सामने में देख सकते हो कैसा होने वाला है। अब ये है क्या, सब्स्टिट्यूशन, तो वो तो हमें समझ में आ गया। सेकेंड वर्ड क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या हो जाएगा भाई, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है भाई, किसी को पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मतलब कैसे पहचानने का कि न्यूक्लियोफाइल कौन है? एनीवन? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि इस रिएक्टेंट साइड में न्यूक्लियोफाइल कौन है? सर न्यूट्रॉन ज्यादा रहेगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये न्यूट्रॉन ज्यादा सर रहेगा, ये प्रोटॉन। कौन सा सिखाया है? सर प्रोटॉन। ये भी गलत सिखाया है तुम्हें किसी ने, मैंने तो नहीं सिखाया भाई। सर लोन पे रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ये एक सही है भाई कि if there is a presence of lone pair of electrons, excess amount of electron उसके पास, नेगेटिविटी ज्यादा है उसके पास और उसको पॉजिटिव की चाह होती है, उसको पॉजिटिव चाहिए होता है, उसको नेगेटिव बहुत है उसके पास, तो ऐसे लोगों को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए
या तो आप देखोगे कि उसके ऊपर लोन पेयर ज्यादा है, or else you will see that there is a negative charge over it. ठीक है, either you will see a lone pair or you will see a negative charge over it. तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये भाई साहब न्यूक्लियोफाइल। और जो पॉजिटिव वाले भाई साहब रहेंगे या तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, 11th स्टैंडर्ड, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, ओके गाइस, वो क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा अपना, दैट वुड बी एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो हम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खेल रहे हैं, तो इसके अंदर में न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH है। ये OH जाके Br को हटा रहा है, खुद जाके बैठ रहा है। चीजों को समझा करो, जब मैं कुछ बोलता हूँ, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, व्हेन देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिएक्शंस एक साथ किसी बच्चे को याद नहीं रहता है। इसलिए लेक्चर में सर ने क्या क्या अपने को बताया वो सब याद रखना पड़ता है, और यस ऑफ कोर्स लेक्चर के बाद घर पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में ये सब चीजें रहती। ठीक है, तो OH ने Br को हटाया, खुद जाके बैठ गया, और K तो साइड में ऐसे ही पड़ा हुआ था, K फिर जो वहां से हटता है Br उसका बैठ गया, और अपना मेन प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे, वो अल्कोहल मिल गया। So what you guys notice is कि K को हम यहाँ पे कॉमन कैंसल ऑफ कर सकते हैं, K पॉजिटिव K पॉजिटिव। किसी के मन में इच्छा आया होगा कि सर Br भी तो नेगेटिव है, Br भी नेगेटिव है, इसको भी कैंसिल कर दो। कैसे? Br यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और Br यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव। OH माइनस यहाँ पे कंप्लीटली नेगेटिव है, लेकिन OH माइनस यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव होगा क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड में शामिल है। इसलिए कैंसिल ऑफ हम किसको करेंगे, K प्लस को और K प्लस को करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद रिएक्शन अगर सिर्फ K को निकाल के देखा जाए तो कुछ यूं दिखेगा अपने को, समझ में आ रहा है? तो OH जाके अटैक करता है तब वहां से Br निकलता है। ध्यान से सुनना ये बात, OH अटैक करता है तब वहां से Br निकलता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन न्यूक्लियोफिलिक तो समझ में आ गया, राइट? सब्स्टिट्यूशन पहले समझ में आ गया था। न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, वो अटैक करेगा, हमको ये समझ में आ गया। और फाइनल चीज अगर हम उसके काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, तो पता चलेगा कि रिएक्शन का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन म्हणजे rate of reaction is directly proportional to reactant. तो rate of reaction is directly proportional to CH3, Br and OH minus. ये दोनों जिम्मेदार हैं, ये दोनों जिम्मेदार है। Both are responsible for the reaction to occur. When both are responsible, both these molecules are responsible, we can say that rate of this particular entire reaction depends on these two reactants. तो ये हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल की वजह से ये हुआ। दो मॉलिक्यूल की वजह से क्या हुआ? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो मॉलिक्यूल की वजह से डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो डिसाइड करता है। और इस रीजन से इसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। This is called SN2 reaction because of this reason. And what is this K? तो when you remove direct proportionality या proportionality sign को निकालते हैं, equal sign डालने के लिए constant लेना पड़ता है अपने को। यहाँ पे that K is that constant. तो सर हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, आपको याद रखना पड़ेगा, 3 लाइन अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सॉल्व जो आता है, रिएक्शन सॉल्व करने की बात आती है, जिसको हम मैकेनिज्म में डील करेंगे, वो इसके बाद देखेंगे। फिलहाल आई होप एवरीवन हियर अंडरस्टूड कि इसका S का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? शायद 11th में मैंने तुम्हें सुनाया होगा इस बारे में, समझाया नहीं होगा शायद, बट सुनाया तो जरूर होगा कि मैकेनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, which was there in 11th standard. We were supposed to do in 11th standard in alkene chapter specifically and aromatic वाला पार्ट में, but due to this COVID situation वो सारी चीजें कैंसिल हो गई थी, इसलिए हमने नहीं किया था उस वक्त। तो हम अभी 12th में मैकेनिज्म की शुरुआत करेंगे इस चैप्टर से। मैकेनिज्म सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक बीकर के अंदर जब A को B से कंबाइन करते हो आपको C and D मिलता है, when a reaction takes place। तो वो कैसे हुआ वो चीज? A ने B पे अटैक किया कि B ने A पे अटैक किया, साइमल्टेनियस अटैक हुआ,
या स्टेप वाइज कुछ हुआ उसके अंदर। ये हर एक चीज को जब गौर से हम समझते हैं, उसके काइनेटिक्स को समझते हैं, एंड ऑन पेपर उनको हम लोग रिएक्शन वाइज अगर हम उतार सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। मैकेनिकली ऐसे काम करता है रिएक्शन। हम टीचर समझाने थे तो आपको ऐसे समझा देते, वो यहाँ से OH निकला, वहां पे के यहाँ से OH अटैक किया, BR निकल गया, बस खत्म। बट एक्चुअली होता कैसे, सीरीज, व्हाट आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स, यू नो, एक धीरे लाइन से ऐसा होता कैसे, वो मैकेनिज्म आपको समझाता है। हम 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे मैकेनिज्म्स पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर में भी ऐसे 2-3 मैकेनिज्म हैं जिसकी शुरुआत हम SN2 मैकेनिज्म से करते हैं। ओके, सो लेट्स सी गाइस। स्टेप 1 मैकेनिज्म कभी भी लिखेंगे हम तो स्टेप में लिखना पड़ता है अपने को, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, नॉन स्टेप वाले मैकेनिज्म भी है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में हो रहा है, बट स्टेप 1 में भी मतलब एक सब स्टेप, इफ यू में, सब स्टेप A एंड सब स्टेप B भी है इसके अंदर, A एंड B। देखना हो कैसे होता है। तो हमने क्या लिया था भाई, ये अभी जो थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन लिया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में रहे। यहाँ पे हमने लिया था CH3Br, इसमें अटैक करवाया था हमने OH माइनस को, याद करो तो KOH था, तो हम सिर्फ इस पे OH माइनस पे फोकस कर रहे हैं। तो हमें मिल गया था CH3OH प्लस Br माइनस। अब इसी को अगर हम 3D में पूरे उनके जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनको पूरा अच्छे से क्लियरली देखें, जिसका एप्लीकेशन मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पूरा ओपन करके स्ट्रक्चर को देखें, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको CH3Br, जिसमें वेज फॉर्मूला मैंने ये भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि यू नो प्लेन के अंदर कौन है, प्लेन के बाहर कौन निकल रहा है, ऑल दैट। ओके, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हमने मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर दिया। तुम्हें भी एग्जाम में ऐसा अरेंज करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम में अगर तुम सपोज भूल गए, ये उन लोग के लिए दिया जा रहा है जो सपोज भूल गए, तो उनको मैं बोल रहा हूँ उनके लिए कि तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा सिंगल, ऐसा ऐसा और ये ऐसा। दिस इज लाइक वर्स्ट केस सिनारियो। अगर तुम ये यू नो बॉन्डिंग करना भूल गए कि ये वेज किसको देना है, सॉलिड वेज किसको देना है, ऐसा तभी ये करना, वरना वो सॉलिड वेज एंड डैश वेज लिखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, ठीक, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो ये CH3Br है। अब OH माइनस अटैक करने आएगा, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ऑफ कोर्स OH माइनस अटैक करने आएगा। अब भाई साहब OH माइनस अटैक करने के लिए यहां से जाते हैं सीधे सीधे, कार्बन, कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, OH माइनस अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन भाई उधर तो Br पहले से ही है। हाँ तो सर क्या हो गया, अरे Br भी तो नेगेटिव है, OH माइनस भी नेगेटिव है और Br भी नेगेटिव है। अच्छा अच्छा, तो साइंस कुछ सिखाता है अपने को, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। यस, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। ध्यान से सुनना भाई, तो ये रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, तकलीफ होती है, डायरेक्टली फ्रंट ऑन अटैक नहीं कर पाता वो, क्योंकि Br वहां पे प्रेजेंट है। ऐसा, तो ये अगर मैं तुम्हें इसमें सिखाता तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वैसे समझने वाली बात ही नहीं। सर ये क्या बात हुई, फ्रंट बैक, यहाँ पे कहाँ पे फ्रंट बैक लिखा है आपने कुछ। बट जब हम इसको पूरा एकदम 3D मॉड्यूल में दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है कि अच्छा अच्छा यहाँ पे Br बैठा हुआ है, तो मुश्किल है यहाँ पे अटैक करना। ठीक है, मुश्किल तो है। तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस कैन नॉट अटैक Br माइनस फ्रॉम फ्रंट साइड ड्यू टू रिपल्शन। बट टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है ना भाई वो, तो उसके पास तो ऐसा घूमने का एकदम पूरा फ्रीडम है, तो वो घूम घूम के जाता है पीछे में। यहाँ पे देखता है भाई, यहां से अगर मैं अटैक करूं तो यहाँ पे, वहां पे तो Br था मेरा रिपल्शन के लिए, यहाँ पे तो H H H चिंटू मिंटू, नॉन बल्की ग्रुप से मेरे पास अल्काइल ग्रुप नहीं है। हाँ अल्काइल ग्रुप होंगे तो ये इधर से भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो थोड़ी देर के बाद में तुम्हें समझाऊं। फिलहाल समझो कि अगर CH3 होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सपोज यहाँ पे CH3 होता, CH3 और यहाँ पे भी CH3 टर्शियरी वाला, तभी इधर से भी अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा। 11th स्टैंडर्ड में हमने ये वर्ड यूज किया है बेसिक प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा वो। तो ये यहाँ पे अटैक करने आएगा तो इतनी गर्दी होगी, इतनी गर्दी होगी ना कि ये कार्बन तक इसको पहुंचने नहीं देंगे लोग अटैक करने के लिए। अच्छा अच्छा,
बट फिलहाल इस केस में तो CH3 नहीं है, सिर्फ H है। ठीक है, जब CH3 होगा तब उससे भी हम लोग निपट लेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो ये OH माइनस अटैक यहां से कर लेता है। सो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस कैन अटैक द सबस्ट्रेट फ्रॉम बैक साइड। फ्रंट साइड में Br बैठा हुआ है रिपल्शन प्लेट करने के लिए, तो बैक साइड से अटैक कर देता है। ठीक है भाई, अटैक करने गया वो। अब क्या हुआ, अब जब ये अटैक करने गया तो अब हम जाएंगे इसके स्पेशल अरेंजमेंट को देखने के लिए। स्पेशल अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है, जरा ध्यान से देखना है, तो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों हो गया। तो इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल भी अपने रियल लाइफ में, एक जमाना हुआ करता था वो, तो हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे। ओहो क्या दिन थे, आज से दो साल पहले की बात चल रही है ये, जब हम लोग ट्रेन में नॉर्मली ट्रैवल किया करते थे। जो हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो ट्रेन की सीट पे बैठने का मजा ही हो क्या बात है, मत याद दिलाओ, बट क्या करूं, बोलना पड़ रहा है। तो ट्रेन पे जब हम देखते कि 3 लोग के बैठने की जगह है, जब 3 लोगों की बैठने की जगह है और वहां पे हम चौथे आके बैठते थे या कोई चौथा आके हमारी सीट पे बैठता था, तो पहले ये 3 लोग अपने हिसाब से बैठे रहते थे। ठीक है, जब कोई चौथा अटैक करता है, वहां पे बैठने की कोशिश करता है, तो क्या ये 3 वैसे के वैसे बैठे रहते हैं भाई? नहीं सर। कुछ तो नहीं एडजस्टमेंट सर। करना पड़ता है भाई, अपनी मर्जी हो या ना हो, अपने को एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए एडजस्टमेंट करके स्पेस क्रिएट करते हैं, जगह देते हैं उसको भी। तो स्पेशल रीअरेंजमेंट करके ये H यहाँ पहुंच गया, ये H यहाँ पहुंच गया। सो यू कैन सी व्हाट हैपेंड हियर। ओके, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात व्हाट यू नोटिस इज कि सर यहाँ पे C और Br में एकदम डायरेक्ट बॉन्ड आप दिखा रहे हो यहाँ पे, बट यहाँ पे CBr में COH में ये ब्रोकन बॉन्ड दिखा रहे हो सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब OH C पे अटैक करता है तो Br को ये बर्दाश्त नहीं होता, बोलता भाई अब मुझे नहीं रहना तेरे साथ, क्योंकि तेरे साथ कोई और आ गया। अभी हम ट्रेन से कहीं और चले गए, समझने वाले समझ जाए, वो भी दिन तुम लोग के बदनसीब लोग हो तुम लोग, वो कॉलेज के दिन तुम्हारे आए ही नहीं, ऑनलाइन लेक्चर्स ही चालू है। तो जब हाँ, ये Br के रहते हुए डेयरिंग देख रहे हो भाई, इतना डेयरिंग नहीं था कि सामने से एकदम अटैक करे, बट पीछे H जहाँ पे दोस्त लोग की मदद से यहाँ से अटैक किया। तो Br को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे रहते हुए कोई और न्यूक्लियोफाइल कैसे इसकी जिंदगी में आ सकता है। तो Br ने अपना रिश्ता इसे तोड़ना ही सही समझा और धीरे धीरे ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। साइमल्टेनियस इज द की वर्ड हियर। तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग and bond formation is visible in this step. In this intermediate stage, you can see bond breaking and bond making. ठीक है, और it is highly unstable stage. तो अनस्टेबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग ऐसा एक स्क्वायर डालते हैं यहाँ पे। इस स्क्वायर से हम अनस्टेबिलिटी दिखाते हैं। नॉर्मली केमिस्ट्री रिएक्शंस में स्क्वायर ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड को इंडिकेट करने के लिए लिखा जाता है। तो ये स्टेज पे बहुत ही अनस्टेबल रहता है। ऑब्वियसली सब यार दुख का समय, यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का जुड़ रहा है, यहाँ पे सब लोग अलग ही टेंशन में जी रहे हैं, तो बहुत ही अनस्टेबल होता है। एंड यू कैन सी पार्शियल नेगेटिव इसके पास भी है, पार्शियल नेगेटिव इसके पास भी। दिस इज हाईली अनस्टेबल स्टेज। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन फेज ही मुश्किल वाला फेज होता है। इसके बाद तो फिर क्या है, ये Br धीरे धीरे अपने अपने जिंदगी में सब बिजी हो जाएंगे, तो Br निकल जाएगा और OH एक अपनी नई कहानी कार्बन के साथ चालू कर देगा। तो एक जमाने में जो ये अल्काइल हैलाइड हुआ करता था, अब ये अल्कोहल बन जाएगा। So in the transition state, the 3 H atoms and the carbon atom lie in same plane. The OHC-Br bond is linear and is perpendicular to the plane of 3 hydrogen atoms, as you can see in the image. So, ta-da! ऐसा स्ट्रक्चर अब वापस से हो जाए। ठीक है, मतलब फर्ज करो कि ऐसा कोई सीट है जिसपे 4 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, जिसपे 5वां आके बैठने की कोशिश किया, तो चौथा जो बंदा है वो खिड़की के पास जो बैठा हुआ था वो वहां से हट जाएगा।
कि यार बहुत ज्यादा ही गर्दी हो रहा है, कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती हो रहा है यार। होता है कभी कभी भाई, अभी हम जैसे लोग, किसी ने कभी मुझे देखा होगा, तो हम जैसे लोग तो हट्टे कट्टे लोग हैं। अभी कुछ कुछ सुकड़े लोग जो होते हैं एकदम भाई, एकदम स्लिम एंड ट्रिम लोग, वो नॉर्मल सी ट्रेन की जो 3 लोग पे बैठने वाली सीट है उसमें 5-5 लोग बैठ सकते हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में, या आप खुद रहोगे या अपने दोस्तों को देखा ही होगा। लेकिन वो यस सर। 5 बैठना ही बहुत मुश्किल होता है यार। तो खिड़की के पास वाला इंसान बोलता है भाई उठ ही जाता हूँ, या कोई एक इंसान बोलता है मैं उठ ही आता हूँ। जैसे यहाँ पे समझो कि खिड़की के पास वाला इंसान था जो वहां से हट जाता है। जब वहां से हट जाता है तो फिर ये लोग वो जगह ले लेते हैं, और ओएच तो अभी नया नया एंट्री मारा है, तो वो उसका एक ये पोजीशन हो जाता है। ठीक है, सो एक कहानी इसीलिए सिर्फ तुम्हें समझाई जाती है कि शायद कुछ दिनों तक तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें रहें। ओके, फिर रिवीजन कर करके तो अपने आप तुम्हें समझ में आ ही जाए। अब मैं टेक्निकलिटी में घुस रहा हूं, कहानी को छोड़ के अब टेक्निकलिटी में घुसता हूं। Now, once you look at this in the structure, what you will see is this is a 100% inversion. अब वो क्या बोल रहा हूं? Let me just clear the inks. Yeah. ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो गाइस, ये स्ट्रक्चर इनिशियल और ये फाइनल स्ट्रक्चर। स्पेशियल अरेंजमेंट के हिसाब से कुछ इसमें अलग नजर आ रहा होगा आपको, है ना? स्पेशल अरेंजमेंट के हिसाब से कुछ तो अलग नजर आ ही रहा होगा। तो वो नजर क्या आएगा, मैं आपको ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे बीआर बैठा था जो एक न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे अब ओएच बैठा हुआ है जो एक न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन चेंज हो गया है। इट इज लाइक द मिरर इमेज, अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे, ये चेंज हो गया है, इसका 100% उल्टा हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। तो जो बीआर राइट हैंड साइड में हुआ करता था, जो न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड में हुआ करता था, अब वो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के पोजीशंस को आपने 100% इन्वर्ट कर दिया, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं हम लोग। 100% इन्वर्जन हो गया, इसको वॉल्डन इन्वर्जन भी बोला जाता है, वॉल्डन इन्वर्जन। तो आपने मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दिया स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से अपने मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, डाउट्स आपके रखना अपने पास, मैं ये पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके फिर डाउट्स लूंगा आपके। फिर आपको पता चलेगा कि इसमें यहां से यहां तक जो पहुंचना, मैं बोला ना स्टेप 1 ही है, बट स्टेप 1 में भी एक ये वाला ए पार्ट रहेगा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बी पार्ट रहेगा। तो यहां से यहां ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें बताता हूं मैं कि इससे यहां तक पहुंचने के लिए 30 सेकंड लग गया, और ट्रांजिशन स्टेट से फिर ये कन्वर्ट होने के लिए इसमें बहुत ही फास्ट था, ये 10 सेकंड में हो गया ये रिएक्शन फॉर एग्जांपल। तो दोनों मिला के कितना हो गया, ये 40 सेकंड का रिएक्शन था। तो गाइस, ये ओवरऑल रिएक्शन का तुम तो देखने गए नहीं थे टेस्ट ट्यूब के अंदर में, ये तो कुछ लोग ने एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें बताया कि भाई ये स्टेप से यहाँ तक 30 सेकंड होता है और यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड होता है, तो इसलिए 40 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं ओवरऑल रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, वो कौन सा स्टेप कंट्रोल कर रहा है, ए या बी? ए सर। एक, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, बी तो क्या 10 सेकंड में खत्म भी हो गया, बट ओवरऑल रिएक्शन जो टाइम है, इतना टाइम जो कंज्यूम हुआ वो फर्स्ट स्टेप में, दैट इज ए में हुआ, तो उसको हम स्लो स्टेप बोलते हैं। ऑफ कोर्स इट इज अ स्लो स्टेप। सो द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर स्टेप। तो इसीलिए इस स्टेप को हम लोग रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। यस, एग्जाम में आपको पूछा जाए which is the rate determining step, को बताना पड़ेगा। So this is your rate determining step in SN2 mechanism। SN1 में फिर बताऊंगा मैं कि कौन सा RDS होता है, नहीं होता है। यहाँ पे ये है आपका RDS। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब तुम्हारे पास सपोज कि प्राइमरी कंपाउंड है, सेकेंडरी, टर्शियरी कंपाउंड है। अब देखो ये CH3Br जो है ना, जिस CH3X दिया, ये भी प्राइमरी कंपाउंड ही है,
बट प्राइमरी में क्या है, सबसे एकदम बेसिक CH3, वरना प्राइमरी तो क्या हो सकता है, CH3 CH2 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 Br भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं। तो मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि तुम्हें 4-5 एग्जाम्पल दे देंगे और तुमको बोलेंगे भाई इनमें से बताओ SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा। तो तुम्हारे सामने में ये PTR है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, नोट्स बनाओगे तो इसको अच्छे से लिखना भूलना नहीं कि SN2 मैकेनिज्म का ये फंडा होता है, ये ऑर्डर होता है कि पहले जो बेसिक CH3 हैलाइड वाला मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। टर्शियरी तो करता ही नहीं, SN2 मैकेनिज्म टर्शियरी शो करता ही नहीं है। ओके, हाँ सेकेंडरी जो है वहां तक वो शो कर सकता है। तो फिर से टर्शियरी क्या शो करता है, टर्शियरी SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। टर्शरी में, सॉरी SN1 मैकेनिज्म में ये जो ऑर्डर तुम्हें दिया गया है वो एकदम उल्टा हो जाएगा। तो टर्शरी सबसे ज्यादा फेवर करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सबसे कम CH3X। ठीक है, तो ये दिस इज द फेवरेबल कंडीशंस जिसके अंदर SN2 मैकेनिज्म ज्यादा इजीली हो सकता है। तो बस यहां तक कुछ तकलीफ, कुछ डाउट है तो पूछना, मैं एक बार पीछे जाके हल्का सा इसका रिवाइंड भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं रिवाइंड करता हूँ गाइस, तो रिवाइंड करते करते किसको डाउट होगा तो यू कैन रेज योर डाउट्स। सर यस, सर OH ने अगर H से बॉन्ड किया होता तो OH ऐसे बॉन्ड कर ही नहीं सकता इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, so nucleophile will directly attack a strong electrophile. ओके सर, थैंक यू। Yeah, so that सर is जो it. फास्ट रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शन को IDS बोलते हैं तो क्या क्या, जो जो पार्ट फास्ट रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, फिर स्लो रिएक्शन उसको, को हम नहीं नहीं उसको कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसा स्टेप वाइज देखा जाएगा। मैंने बोला ना ये तो वन स्टेप का ही है, तो मैं ऐसे नॉनो स्टेप वाले मैकेनिज्म देखने वाला। तो कोई एक स्टेप ही जो होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, जो मेन स्टेप होता है। ओके सर। ठीक है, एनीवन एल्स, चैट में शायद किसी ने कुछ लिखा हो, या यस यस, प्लेन नहीं होता हार्दिक,
डैश्ड वेज इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हम हैं, हमारे से दूर होता है। अगर 3D मॉडल में उसको सामने रखेंगे हम लोग तो डैश्ड वेज इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड सॉलिड एज कम्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक ऐसी चीज देखने वाले हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में इस साल नहीं दिया गया, बट हमें एंट्रेंस में उसकी जरूरत पड़ती है। अब हमें ये नहीं पता कि इस साल इतना सिंपल क्यों करके दे दिया गया तुम्हें। और एक चीज, RS कन्वेंशन लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, वो भी तुम्हें निकाल दिया गया इस साल। तो चीजें थोड़ी हल्की यहाँ पे आसान कर दी गई हैं। तो एनीवे, एंट्रेंस में मुझे वो काम आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है ये। एंड कुछ लोगों ने अगर फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज केम 1 थोड़ा अच्छे से किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, तो ये समझ में आया रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी तुम्हें ये समझने की। ओके, सो बाय द वे, केम 1 में अभी क्या स्टार्ट हुआ है? कुछ स्टार्ट हुआ है चैप्टर अभी केम 1 में? सॉलिड स्टेट। यस Solid state. अच्छा, सॉलिड स्टेट स्टार्ट हुआ है क्या? ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम जब तुम लोग पढ़ोगे नए चैप्टर्स, तो तुम्हें और अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आएगा। 11th में कुछ चैप्टर था तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम पे? केमिकल इक्विलिब्रियम था। इक्विलिब्रियम साथ है। हाँ ना, हाँ इक्विलिब्रियम। सर। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यू हैव मतलब ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डेल्टा एच, राइट? एंथैल्पी चेंज। यस सर। यस सर। यस Yes, यस, sir. गुड, ठीक है। तो ये क्या मैं बताने जा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। मतलब काइनेटिक्स से हम लोग देखेंगे, मतलब हम इसका अगर एनर्जी देखना चाहते हैं कि एक ये सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें एनर्जी कंजम्पशन कैसा रहा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन रहा? और इसमें एनर्जी किस किस स्टेज पे कितना कंज्यूम हुआ इन जनरल? कोई स्पेसिफिक हम वैल्यूज नहीं पुट करेंगे जैसे केम 1 में करते हैं। केम 1 में तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए चीजें दे देते हैं, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू है। यहाँ पे सिर्फ इन जनरल एक आइडिया लेते हैं हम लोग कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो एक्स वाई वाई एक्सिस लेंगे हम लोग, एक पे पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ करेंगे और दूसरे पे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जिसको बोलेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन विथ टाइम कैसा जाता है। तो अगर एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट पे एंड करेंगे, तो गाइस जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन हुए थे, जब CH3BrOH से कंबाइन होने के लिए स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट हुआ था। तो एक इनिशियल एनर्जी कुछ रहेगा यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर। एक टेस्ट ट्यूब को, एक बीकर को हम सिस्टम बोल सकते हैं। तो सिस्टम में कुछ एनर्जी रहा होगा। जब ये कंबाइन करके एकदम अनस्टेबल स्टेट जो आपको बताया मैंने, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट पे सबसे ज्यादा हाई एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अच्छा, तो ये इनिशियल से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए कितना एनर्जी कंज्यूम किया, उसको हम डेल्टा ई कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डेल्टा ई, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये शब्द का मतलब भी समझो गाइस। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स अज्यूम कि एनर्जी में टेम्परेचर के फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है? और मैंने टेस्ट ट्यूब में CH3Br और OH डाल दिया। मुझे हीट करने की जरूरत है, इसको तुम्हें पता ही है, डेल्टा और नीचे में एक्वस, तो हीट करना है ये रिएक्शन में। सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसा फर्ज करो, ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे फिलहाल टेस्ट ट्यूब में ऑफकोर्स 30 डिग्री सेल्सियस था, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के आसपास टेम्परेचर था, ठीक है? जब मैं इसको हीट करने की शुरुआत करता हूं, तो हीट करते 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 जो है एक इस पर्टिकुलर स्टेज पे आता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस तक मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और बस फिर मैंने बर्नर जो है नीचे से हटा दी, वो टेस्ट ट्यूब के नीचे से मैंने बर्नर को हटा दी। तो गाइस क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये इमेज देख के तुम्हें लग रहा है प्रोडक्ट बनेगा? समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं? यस तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, तुम्हें क्या लगता है? यस सर। बनेगा सर। प्रोडक्ट नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। 60 डिग्री बगा इकड़े, किधर है 60 डिग्री? इधर ही तो है, देख रहे हो?
बट ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए इतना टेम्परेचर तुम्हें चाहिए। ये ग्राफ से जनरल ग्राफ है ना, ये वो बताता है अपने को। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये 80 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक कि तुम इसको 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं करोगे, ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेगा नहीं। और अगर ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेगा ही नहीं तो रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही तो प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बन के तुम्हारे सामने आया? तो बात ये है कि जब तुम कोई बीकर उठाते हो या टेस्ट ट्यूब उठाते हो और उसको हीट करना चालू करते हो, तो हीट करना एक टाइम तक हीट करना पड़ता है ताकि रिएक्शन का रिजल्ट अपने को मिले। पहले बर्नर हटा दिया अपन ने तो रिएक्शन कैसे होगा, राइट? तो यहां से यहां तक जो एनर्जी कंज्यूम करता है ये, इसको डेल्टा ई बोलते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हमें पहले से रिकॉर्डेड होता है कि हाँ ये रिएक्शन करना है ना, तो इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रिएक्शन करना है ना, तो उसको 50 डिग्री के अबव हीट करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो बेसिक रिएक्टेंट की एनर्जी से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक जो एनर्जी कंज्यूम करता है ये, उसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं। एक बार ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गया तो बस रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब धीरे धीरे जो लाइन जो है, वो जो कर्व है, वो नीचे होता जाएगा। ठीक है, अब जब कर्व नीचे होगा, अभी ध्यान देना, यहाँ पे बहुत तो कंफ्यूज होते हैं, प्लीज फोकस फोकस। सपोज ऐसा मान के चलो गाइस, कि ये कर्व जो है ना, वो यहीं पे खत्म हो गया, जो मैंने बनाया अभी आर्टिफिशियली। तो ये रिएक्टेंट का था एनर्जी का, और ये प्रोडक्ट का होगा। देख रहे हो, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट के बीच में गैप था एनर्जी में। बट इसमें क्या हो गया है, इसमें ओरिजिनली कहां पे दिखाया मैंने, एकदम नीचे में, रिएक्टेंट से भी लो हो गया है। सो डेल्टा, सो दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज डेल्टा एच एंड दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज डेल्टा एच, डिपेंड्स कहां पे खत्म होता है प्रोडक्ट एनर्जी का। हाँ, तो हम कैलकुलेट करते हैं फिर, अगर डेल्टा एच नेगेटिव निकला, जैसे -256 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, -300 किलो जूल्स पर मोल, डेल्टा एच अगर नेगेटिव निकला तो मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। म्हणजे रिएक्शन जो है वो अपने अंदर से हीट को बाहर फेंकता है। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एच का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया और वो पॉजिटिव निकला, देन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। मतलब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है। ये जनरली हम लोग को समझ में आता है। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को साइड में रखते हुए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम मतलब 12th में एंट्रेंस के हिसाब से आगे हम बढ़ेंगे, तो ये ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए। SN2 मैकेनिज्म के लिए ये एनर्जी प्रोफाइल आपके दिमाग में रहना चाहिए। डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, उनके लाइंस कहाँ पर। ओके, फॉर एंट्रेंस 12th में आपको पूछा भी नहीं जाएगा, सो डोंट वरी। सो दैट इज इट। अब आते हैं हम लोग अपने SN1 रिएक्शन पे। यस, SN2 खत्म भी हो गया। तो SN2 क्या, हम देखो रिएक्शन तो ऐसे हजारों हैं भाई, हजारों रिएक्शन तुम देखोगे ऐसे, बट मैकेनिज्म तो एक ही होगा। जब अगर SN1 SN2 पे जो बेस्ड हो गए रिएक्शंस, वो SN2 जैसा ही मैकेनिज्म करेंगे, और SN1 पे जो बेस्ड होंगे हजारों लाखों रिएक्शंस होंगे, बट मैकेनिज्म तो एक ही है। तो इसलिए एक हमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ा सब्स्टिट्यूशन में, और अब हम SN1 मैकेनिज्म का नॉलेज लेंगे। तो उसमें अपने क्या लिया था, CH3Br। CH3Br क्या था, एक प्राइमरी कंपाउंड था, which is obviously favored by SN2। अब हम लेंगे टर्शरी, जो SN1 फेवर करता है। ओके, सो लेट्स सी। आई नो एक साथ बहुत ज्यादा नॉलेज अगर तुम्हारे दिमाग में जाए तो कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पर इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा इसको स्लो जाने की। आप में से किसी को भी लगेगा कि नहीं सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा फास्ट हो गया, तो आप उसी वक्त मुझे रोक सकते हो, इससे थोड़ा होल्ड डाउन, तो 1 मिनट ये वापस से थोड़ा समझा दो, क्योंकि ये जो है ना गाइस, जो मैं भी फिलहाल कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, बिलीव मी।
जैसे IUP, तुम में से अभी कितने लोग अटेंडेंस में हो? 97 है, लेट्स से 95 ऑफ यू आर स्टूडेंट्स। तो 95 स्टूडेंट्स में से आई गारंटी कि 15-20 बच्चे ऐसे होंगे ही होंगे जिनका अभी भी IUPAC क्लियर नहीं है, अभी भी उनको IUPAC में तकलीफ है ही, जबकि 11th में अपने एक महीना IUPAC सीखा। होता है यार, बहुत लोगों को होता है। तो वैसे ये वो रिएक्शंस हैं 12th स्टैंडर्ड के इनिशियल मैकेनिज्म्स हैं, SN1, SN2, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट जो आप पढ़ तो लेते हो, उस वक्त आप समझ तो लेते हो, बट लॉन्ग टर्म में आप याद नहीं रख पाते हो, क्योंकि उस वक्त शायद आपने घाई में समझा था, आपने दिमाग में सेटल होने का उसको टाइम ही नहीं दिया था। इसलिए इन चीजों में थोड़ा हम लोग स्लो होते ही हैं, इसको अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। And that is why, if you have any doubts whatsoever, you are welcome. You can ask whenever you wish. Okay. तो अब हम SN1 की ओर बढ़ते हैं. So we'll take a tertiary compound, जैसे कि tertiary butyl bromide. और वही aqueous KOH के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, तो of course फिर से substitution reaction होगा ही, और अपने को एक corresponding alcohol मिलेगा ही. पैटर्न बड़ा ही सिंपल सा है. ये टर्शरी कंपाउंड है अपने पास, OH KOH था ना, तो अब तो तुम्हें इतना कुछ समझा चुका हूं मैं, तो अभी KOH नहीं लिख के सीधे OH भी लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, Br- as न्यूक्लियोफाइल, सो यू गेट योर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें अगर इस रिएक्शन के काइनेटिक्स को देखेंगे हम, रेट किसने डिसाइड किया, रेट किसने डिसाइड किया, तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सर लास्ट टाइम डिसाइडिंग, उनकी पोजीशन चेंज हुई थी, इस टाइम नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी मैकेनिज्म सिखाया कहाँ, ये तो सिर्फ सिंपल रिएक्शन है। मैकेनिज्म में मैंने उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया था ना, तो सिंपल ऑन पेपर तुम लोग लिखते हो वैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेट में यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सिर्फ वो जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था ना, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वही रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन के लिए। सिर्फ OH माइनस नहीं है इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल रेट के लिए, स्पीड के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तुम्हें एक्सप्लेनेशन तब समझ में आएगा जब तुम इसका मैकेनिक्स समझोगे, मैकेनिज्म समझोगे। ठीक है, तो इस पे वापस घूम के आएंगे हम लोग कि अच्छा हाँ अब समझ आई है ऐसा, तो उसको देखने के लिए एक बार जरा मैकेनिज्म पे चले जाते हैं। वरना मैं बोल दूं कि हाँ यही याद रखो बस, तो तुम याद भी रख लोगे, बट भाई रीजन तो पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों, उधर 2 लोग रिस्पॉन्सिबल थे, इधर एक ही जन क्यों रिस्पॉन्सिबल है। ओके, समझो, अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन मेमोराइजिंग एंड बाय हार्टिंग अ कॉन्सेप्ट। सो मैकेनिज्म, हियर वी कम। ये भाई साहब, अच्छा बाय द वे, मैंने SN2 का आपको फुल फॉर्म क्या समझाया था कि S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 मतलब बाइमोलिकुलर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे तो वो काइनेटिक्स में मैंने बताया कि एक ही मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, तो मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा, इसलिए ये SN1 है, इसीलिए SN1 है और वो SN2 था। ठीक है, बट एक कंफ्यूजन है जो ज्यादातर बच्चों में होता है। SN2 में जो मैकेनिज्म था वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए A और B में डिवाइड किया था, वो नाउ सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। और SN1 में 2 स्टेप लगता है। यस, तो बच्चे डाउन द लाइन कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि SN1 मतलब 1 स्टेप वाला और SN2 मतलब 2 स्टेप वाला, ना, उल्टा है इसका। SN2 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है और SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ओके, देखते हैं कैसे। अब ये तुम्हारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। इसको भी तुम लोग वो 3D मॉडल में कन्वर्ट तुम लोग करना है, तुम लोग कर सकते हो, वो तुम लोग से एक्चुअली आई थॉट जिससे स्काइप में इमेज होता है, बिकॉज लास्ट ईयर मुझे स्काइप की अपने को आदत थी, तो तुम इमेजेस भेज सकते हो चैट के थ्रू। तो इसका जो 3D मॉडल है वो तुम लोग से करवाने वाला था और तुम लोग से इमेज में मांगने वाला था कि बताओ, चलो फटाफट करके बताओ, बट यू ऑल आर सेइंग ऐसा यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं। एक बार फिर से पूछता हूँ, बिकॉज तुम लोग थोड़ा जूम से ज्यादा फेमिलियर होंगे,
यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या इमेज Sir. भेजने का? नो सर। नो नो सर, सर। ये स्काइप से बकवास है। Screen अच्छा। sharing है इधर. ओके, तो वो हम एक साथ जो क्लास वर्क करते हैं वो क्लास वर्क इस पे नहीं हो पाएगा, वरना हर साल मैं बच्चे लोग को वही, चाहे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ चाहे ऑनलाइन पिछले साल पढ़ा है मैंने, तो ये मैं नॉर्मली समझाता हूँ और फिर 3D में बच्चे लोग करके मुझे भेजते हैं। तो कोई नहीं, वो 3D वाला तुम्हारा आज होमवर्क हो जाएगा, तो तुम होमवर्क में करके रखना कुछ इसको। ओके, वो भी तो भेजने का लेकिन कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, पर तुम चलो करने की कोशिश करना। हाँ, तो ये हम लेते हैं जल्दी सर मिलेंगे ऑफलाइन। इंशाल्लाह Sir. मिलेंगे। जी कहिए। Sir. इधर ड्रॉ करने को अलाउ कर दो ना, तो आप किसी को कॉल आउट करो वो इधर ड्रॉ कर देगा। हाँ, ऐसे दैट टेक्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, वो भी है ये ना, एनेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। हाँ सर। हाँ ठीक है, आई विल डू दैट इन अ बिट। यहाँ पे जब ये OH माइनस, हम ये कहानी पहले ही सुन चुके हैं कि OH माइनस जब Br की तरफ से अटैक करने जाएगा तो मुश्किल होगा, बिकॉज वहां पे Br भी एक न्यूक्लियोफाइल बैठा है कि मेरे होते हुए कोई और कैसे आ सकता है मेरा जगह लेने के लिए, तो Br तो अड़ा रहेगा या अड़ी रहेगी, जो भी समझो कि नहीं इधर OH नहीं आ सकते, ये आ सकता है। फिर OH बोलेगा ठीक है, तो मैं तो अभी बैक साइड अटैक करूंगा अभी, तो OH कम्स हियर, बट इस बार तकलीफ क्या हो गया कि ये टर्शरी कंपाउंड है। टर्शरी कंपाउंड में तो पहले से ही HHH नहीं, CH3 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 रहते, और तो ये क्या है, ये बल्की ग्रुप्स है। हाँ, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा, जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, किसी को इजिली अटैक करने देते ही नहीं है। तो OH माइनस जो है वो बैक साइड अटैक भी नहीं कर सकता है यहाँ पे। अरे बाप रे, तो दोनों तरफ से हिंड्रेंस हो गया इसको, एक तरफ से चार्ज हिंड्रेंस, दूसरी तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों तरफ से पॉसिबल नहीं। पहला बात था। दूसरा बात ये है कि दिस इज अ टर्शियरी कंपाउंड। हाँ, तो तुम लोग से पूछता हूं मैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, ध्यान से सुनना, विच इज मोर स्टेबल कंपाउंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में? प्राइमरी। प्राइमरी। Yes, primary secondary tertiary में primary is supposed to be the more stable compound। ठीक, तो सबसे अनस्टेबल कौन हो गया, मतलब टर्शरी, है ना। तो ये हाईली अनस्टेबल होगा कंपेयर टू प्राइमरी। जब ये अनस्टेबल होगा तो इट विल बी इजियर फॉर दिस कार्बन टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम Br। ओके, तो वो वाले केस में क्या हुआ था, क्योंकि वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में थे कार्बन और ब्रोमीन प्राइमरी, तो वो लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, उनको अलग करने के लिए बाहर से किसी को आना पड़ा, तब उस रिश्ते में दरार आई थी। क्या बात है, केमिस्ट्री समटाइम्स इज इट टेल्स समथिंग अबाउट योर लाइफ करें, बहुत कुछ केमिस्ट्री बताता है कभी कभी। तो उस वक्त तो स्टेबल रिलेशनशिप था, तो वो स्टेबल रिलेशन को तोड़ने के लिए किसी को तीसरे बंदे या बंदी को बाहर से आना पड़ा। बट ये खुद एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो टर्शरी है, म्हणजे अनस्टेबल है, इनके बीच में स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो क्योंकि इनके बीच में पहले से स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो बाहर से किसी के आने की जरूरत पड़ती नहीं, ये लोग का रिलेशनशिप अपने आप ऐसे ही ब्रेक होने लगता है, बिकॉज दे आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से कार्बन will try to be independent and bromine will try to be independent. So break hoke, this you can see here, transition state 1 mein it will start breaking apart and it will look something like this. It will look something like this. Okay, so what happened here, you can see you have tertiary butyl carbocation and of course a bromide ion you have. So you have an electrophile and you have a nucleophile over here. Electrophile and a nucleophile, C+, which is a carbocation. तो इनके बीच में रिश्ता खत्म, ठीक है, they have taken a divorce या whatever you want to call it, उनका ब्रेकअप हो चुका है।
ठीक है, हो गया। तो अब क्या, अब दोनों इंडिपेंडेंट है, जो दोनों को चाहिए था फ्रीडम इंडिपेंडेंस वो उनको मिल गया। हाँ, तो इसके बाद जो है वो सेकेंड स्टेप में रिएक्शन जाएगा इसी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप में क्या हुआ, ब्रेकिंग आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, इट गॉट ब्रोकन अपार्ट एंड दस दिस स्टेप, दिस इज द स्लो स्टेप, यहाँ पे स्टेप 1। So this is RDS, rate determining step. Okay, this is just a transition phase here. और ट्रांजिशन फेज के बाद यहाँ पे ये ब्रेक हो। अच्छा, एक यहाँ पे हल्का सा मैंने दिया था इमेज बट शायद क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है ना, ये जब बनाओगे तो ऐसा डॉट डॉट बनाना, डैश डैश करके, स्ट्रेट बॉन्ड मत बनाना, डैश डैश करके। ओके, और ये नहीं भी बनाओगे, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी ऐसा जंप करके दिखा दोगे विदाउट शोइंग दिस, तो वो भी अलाउड है। ठीक है, दिस इज लाइक डिटेल वर्जन, ये बनाओगे तो और अच्छी बात है। अगर तुम्हें नहीं याद रहता है तो ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली वहां से वहां तुम लोग पहुंच सकते हो। ओके, और लेकिन अगर ये स्टेप बनाते हो तो इसमें डॉटेड दिखाना, सी और बी के बीच में जो रिश्ता है। ठीक, अब क्या, कार्बोकेटाइन बन गया, तो स्टेप 1 का नाम पड़ा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अरे कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब ये मस्त मौला हो गया, अब टेंशन नहीं है इसको। जो जगह यहाँ पे बीआर ने लेके रखा था, जो जगह यहाँ पे बीआर ने लेकर रखा था, और दोस्त लोग भी थे इसके साथ, CH3 CH3 CH3, अब अलग हो गया ना, बीआर तो निकल गया। 4 लोग की सीट पे 4 लोग बैठे थे, मतलब 3 लोग की सीट पे, सॉरी 4 लोग बैठे थे, कैसे भी एडजस्ट करके, तो एक बंदा निकल गया वहां से, तो अब 3 लोग एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे ना, स्पेशियल अरेंजमेंट। तो बगा ऐसा एकदम रिलैक्स होके बैठ गए लोग, एकदम इक्वी डिस्टेंस पे आराम से बैठ गए। सो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा। अब जब ऐसे शेप में आ गया, शेप मैटर्स अ लॉट, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने किया था, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस उसको मिलने लगा था, क्योंकि ये 3 बहुत ही नजदीक साथ साथ में थे, बट इस स्टेप में देखो एकदम दूर दूर हो गए, इक्वी डिस्टेंस पे पहुंच गए। अब जब OH माइनस, यस ऑफ कोर्स दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अब सबके बीच में 120 डिग्री का यहाँ पे आ गया एंगल। अब जब OH माइनस अटैक करने आएगा तो इट डजंट मैटर कि वो फ्रंट साइड अटैक करे कि बैक साइड अटैक करे, क्योंकि पहली बात तो बीआर यहां से जा चुका है, तो रिपल्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, ये दोस्त लोग जो बाकी लोग CH3 थे, दे हैव गॉट एन इक्वल डिस्टेंस पे आराम से लोग एडजस्ट कर चुके, तो हिंड्रेंस उतना नहीं क्रिएट करेंगे, तो किधर से भी अटैक कर सकते हैं, OH माइनस किधर से भी अटैक कर सकता है। अच्छा, जब किधर से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, तो अगर सपोज ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ऐसा मान के चलते हैं कि उसने फ्रंट साइड अटैक किया, ध्यान से देखना, अगर उसने फ्रंट साइड अटैक किया, तो फ्रंट साइड अटैक, अगर मैं इसको लिखूं फ्रंट साइड अटैक अगर उसने किया, तो मतलब क्या, जहां पे एक जमाने में बीआर हुआ करता था, OH वहीं पे जाके बैठ जाता है, हुआ ना फ्रंट साइड अटैक, तो यहाँ पे इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा। और बैक साइड अगर अटैक किया, इसको मैं बोलूं BSA, बैक साइड अटैक, तो बीआर एक जमाने में जहां पे होता था, उसके ऑपोजिट साइड में OH आके बैठा है, ऑपोजिट साइड में उसका OH आके बैठा है। ठीक है, तो क्योंकि जहां पे बीआर हुआ करता था वहीं पे OH जाके बैठा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन, मतलब रिटेन किया इसने। थोड़ा कुछ लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान देना, इसलिए राइट हैंड साइड में जो एरो पॉइंट करके बता रहा हूं उस पर ध्यान कि इनिशियली मॉलिक्यूल ऐसा था, तो जहां से बीआर हटा OH वहीं पे जाके बैठा, और CH3 फिर अपने आप फिर एडजस्ट होने लगे। ठीक है, चौथा आदमी आएगा तो बाकी 3 लोग सीट पे एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं, तो बाकी लोग एडजस्ट होने लगे। तो बीआर के जैसा ही न्यूक्लियोफाइल OH माइनस न्यूक्लियोफाइल में बैठा, तो रिटेन किया इसने अपने स्ट्रक्चर को, तो इसलिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन बैक साइड अटैक, जैसे कि SN2 में भी क्या हुआ था, बैक साइड अटैक, तो बैक साइड अटैक में इन्वर्जन हुआ। तो इससे हमें यह पता चलता है कि दुनिया में जब भी कभी कोई भी बैक साइड अटैक, मतलब SN2 रिएक्शन के लिए जाएगा और बैक साइड अटैक होगा, तो इन्वर्जन होता है पूरे स्ट्रक्चर का जो स्पेशल अरेंजमेंट है, जिसको मैं एक शब्द में बोलूंगा कॉन्फ़िगरेशन, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ तो रिटेंशन, सीधे सीधे बीआर को हटा के OH बैठ गया वहां पे,
तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. ओके, एंड दिस इज 50-50 पॉसिबल. ओ मतलब SN2 में बैक साइड अटैक ही मोस्टली पॉसिबल था. अगर मैं परसेंटेज देने जाऊं तो बैक साइड अटैक 90-95% पॉसिबल था. फ्रंट साइड अटैक रेयरली होता है, कभी एकदम रेयर सिचुएशन में कुछ आपने रिएजेंट कैटलिस्ट डाल के रखा है तब होता है. और इस केस में 50-50 चांस है. रिटेंशन भी हो सकता है 50% और इन्वर्जन भी हो सकता है 50%. ओके, हाँ तो अब रिएक्टिविटी देख लेते हैं और उसके बाद फिर एक और पॉइंट पढ़ेंगे. तो रिएक्टिविटी के हिसाब से SN1 किसको फेवर करेगा? will always favor tertiary compounds more. Reason, because tertiary compounds are unstable and they can, unstable है तो break होके they can form carbocation. Primary compound carbocation नहीं बना सकते और इसमें क्या ये unstable होके carbocation बन सकता है. तो इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट होने पर OH उसको मिला तो OH आके अटैच कर लिया उसने. Which is the correct way to lead your life also. SN2 मैकेनिज्म से जाना बहुत ही रिस्की होता है लाइफ में भी और केमिस्ट्री में भी, लेकिन यहाँ पे जाओगे तो फिर क्या दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों की मर्जी है भाई, राइट. तो SN1 मैकेनिज्म से हम यहाँ पे ऐसे जाते हैं. फिर 2 स्टेप लगता है इसके अंदर. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के पास जाने से पहले एक और पॉइंट जो थोड़ी देर के बाद में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूछूंगा ही. देखो इसमें 50% ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है और 50% ये स्ट्रक्चर पॉसिबल. लेट मी ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर हियर इन माय ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ऑब्वियसली विद अ माउस. ये पॉसिबल है और दूसरा बैक साइड अटैक से ये पॉसिबल था. है ना गाइस? तो पिछले लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा था तो उसके हिसाब से अगर इन दोनों को देखे तो दीज आर व्हाट? These are enantiomers, optical isomers, non-superimposable images of each other. याद आया पिछले लेक्चर का? enantiomers. ठीक है. अब सुनो, अभी जो रिएक्शन हो रहा है किसमें हो रहा है? किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब में हो रहा है. तो ऐसा मान के चलते कि यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म हो रहा है और यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो रहा है. तो SN2 जब मैकेनिज्म हो रहा था तो उसमें BSA ही फेवर कर रहा था, बैक साइड अटैक. तो 90-95% एक ही टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा था उसके अंदर. ठीक है, एक ही टाइप का. लेट्स कॉल इट, इसको हम D कहते हैं. याद है D और L, इसको D कहते हैं और इसको L कहते हैं हम एनांटियोमर्स को. तो इसमें लेट्स मान के चलते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग कि इसके अंदर में क्या हुआ था कि इसमें अंदर मोस्टली जो है वो L ही बना था क्योंकि इन्वर्जन हुआ ना SN2 में L, और चिंटू मिंटू थोड़ा सा कहीं पे जाके हल्का फुल्का D गलती से बन गया, बट मोस्टली L L L ही था. और SN1 में अभी भी हमने सीखा कि 50-50 चांस होता है. तो D भी बनेगा उतना ही जितना L बनेगा, 50-50 चांस होता है. ठीक है. सो क्वेश्चन टू यू गाइज इज कि SN1 और SN2 में अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स यूज करते कायरल सेंटर के साथ, तो SN2 में जो फाइनल सोल्यूशन हमें मिलता, प्रोडक्ट हमें मिलता, वो लाइट को कहां पे रोटेट करता? PPL को प्लेन पोलराइज, यस, लेफ्ट साइड में. और SN1 वाला कहां पे रोटेट करेगा? तो रोटेट ही नहीं करता. रोटेट नहीं करता कि दोनों साइड रोटेट करेगा? दोनों साइड से. यस, इक्वल है ना दोनों साइड में. तो दोनों साइड रोटेट करेगा ना, लेफ्ट में भी करेगा राइट में भी करेगा, है ना? यस सर. यस सर. और किसी को कुछ बोलना है? श्रद्धा और कौन, प्रणव या प्रवीण ने कुछ बोला अभी? और किसी को कुछ बोलना है?
ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्वरांगी बोलती है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये भाई लेफ्ट में रोटेट करने की कोशिश करेगा, राइट में रोटेट करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशंस, बट क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में है तो इट विल कैंसल आउट ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो एंड रिजल्ट ये होगा कि ना लेफ्ट में पीपीएल रोटेट होगा ना राइट में पीपीएल रोटेट होगा। तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। देखो एक सिंपल सा आपने ये रिएक्शन किया, उसमें मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे जोड़ रहा हूं और कितने सारे वर्ड्स और कितने सारे क्वेश्चंस में इसमें तुमको पूछ सकता हूं। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि कुछ एग्जांपल देंगे आपको, तुम्हें गैस करना है कि वो SN1 करेगा कि SN2 करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें हम पूछेंगे कि बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो अगर वो SN2 कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, और अगर वो SN1 कर रहा है रिएक्शन टर्शरी होगा उसके अंदर तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो गाइस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो वो क्या रहेगा, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम रेसिमेट बोलेंगे या रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। टर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है। रेसिमिक मिक्सचर इसको बोला जाएगा। तो उन बच्चों ने जिन्होंने लास्ट वीक घर पे बैठ के नोट्स क्रिएट किया होगा, खुद से लिखा होगा अपने नोट्स में, तो उनको पता ही होगा कि सर क्या बोल। ओके, तो ये रेसिमिक मिक्सचर क्रिएट हो रहा है। समझ में आया भाई? यहां तक कोई डाउट, कोई तकलीफ तो पूछ लो जो अभी मैंने समझाया उसके अंदर में। नो सर। बाकी लोग भी, बाकी 90 लोग, कुछ सिर्फ 2-3 लोग ही बोलते, बस 90 के 90 लोग ऑडियंस बन के बैठे हैं। पूछो यार बिंदास। सर प्रीवियस स्लाइड पे जाओ ना। ओके, लेट मी गो देयर। फिलहाल इस स्लाइड में किसी को नहीं ना प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। So let me just go to the previous slide as demanded by the audience. हाँ, बोलो। सर वो न्यूक्लियोफाइड है ना BR जो लास्ट में बनता है, वो हाँ, उसका क्या होता है फिर? अरे भूल गया लगता है। वो भी तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये रिएक्शन में याद है सिर्फ OH थोड़ी आया था, OH तो मैं दिखाने के लिए बताया जा रहा है। KOH आया था। एक साइलेंट हीरो भी है ना इसके अंदर, KOH। तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट KBr। हाँ यस सर। यस यस, बेचारे साइड हीरो को भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके तरफ से और कोई डाउट नहीं है तो मैं एक फाइनल पॉइंट इस पे बोलना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है सर ये OH भी ब्रेक हो सकता है क्योंकि टर्ड कार्बन है तो। C से OH ना? हाँ सर। हाँ हाँ, हो सकता है C से OH ब्रेक, और उसके लिए फिर आपको वैसा रिएजेंट लेके आना पड़ेगा। जैसे हमने KOH लाया इसलिए वहां से Br हट के OH चला गया, तो वैसा रिएजेंट लाना पड़ेगा ताकि आप OH वहां से हटा सको। लाइक थायोनिल क्लोराइड एंड एनी अदर कोई भी ऐसा कंपाउंड, PCl3 PCl5 थायोनिल फ्लोराइड, कोई भी किसी को लेके आना पड़ेगा उसके लिए। ओके, ठीक है। लास्ट ये स्लाइड पे एक्सप्लेन करते हुए लास्ट क्वेश्चन एंड अ पॉइंट फॉर यू गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। SN1 मैकेनिज्म जो हमने एंड किया अभी, SN1 मैकेनिज्म जो हमने अभी एंड किया, इसके हिसाब से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा गाइस, जो इसके हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहेगा या रेसिमिक मिक्सचर रहेगा या कोई एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर रहेगा, या एक ऑप्शन डी भी तुम्हें देता हूं। पहला क्या बोला मैंने, यू विल गेट, ध्यान से सुनना, ये जो इमेज तुम्हें नजर आ रहा है, इट कैन बी अ ट्रिक क्वेश्चन ऑल्सो। ये जो स्लाइड पे तुम्हें इमेज नजर आ रहा है, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें दिख रहा है, उसके हिसाब से ऑप्शन ए लास्ट में प्रोडक्ट, ऑप्शन ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलता है, ऑप्शन बी रेसिमिक मिक्सचर मिलता है,
ऑप्शन सी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलता है, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फिर नन ऑफ द अबव बोल दोगे ना अगर, तो फिर क्या आएगा वो बोलना पड़ेगा तुम्हें। एक्टिव, इनएक्टिव, रेसिमिक, नन ऑफ द अबव। इनएक्टिव। इनएक्टिव। इनएक्टिव दो लोग ने बोला। किसने बोला इनएक्टिव? वो एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा तुमने इनएक्टिव क्यों बोला? रेसिमिक मिक्सचर क्यों नहीं बोल दिया फिर? सर वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो उसको अलो नहीं करते उसके। हाँ तो उसी को तो हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं ना भाई। यस सर। तो चलो डी को मैं चेंज कर देता हूं, तो डी ऑप्शन ये रहेगा सर बोथ बी एंड सी, कि वो रेसिमिक मिक्सचर भी है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। सो डी ऑप्शन है सर बोथ बी एंड सी, ऐसा बोलना चाहते हो ना? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, फाइनल चांस। सर वो ऑप्शन ए ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्शन बी रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्शन सी ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, अभी तुम लोग का पोपट करता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये इमेज को देखो, जो मैंने दिया है रिएक्शन वो देखो, वो देखो। तो इसका आंसर होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ही नहीं स्टार्टिंग से, इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही कैसे करेगा कि बाद में एक दूसरे को कैंसिल करके रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा? कंफ्यूजन, समझ रहे हो? तो रेसिमिक मिक्सचर वही बना सकते हैं जो पहले से ऑप्टिकली एक्टिव हो, फिर दोनों एक साथ आपने कंबाइन कर दिया तो अब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। बट ये लोग तो पहले से ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, क्योंकि ये भाई साहब के पास कायरल कार्बन है ही नहीं। डू यू सी अ कायरल कार्बन हियर? इज दिस कार्बन कायरल? नो सर। बिकॉज यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 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 है। समझा करो। तो ये एग्जाम्पल तो एक अलग ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, बट यही रिएक्शंस हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ भी कर सकते हैं। म्हणजे तुम्हें स्टार्टिंग मटेरियल तुम्हें ये दे दूंगा, अगर मतलब से हमने स्टार्टिंग में जहाँ से बोला था वही राइट। हाँ देखो, ये अगर मैंने जो ब्लैक में मॉलिक्यूल बनाया है, अगर मैंने ये मॉलिक्यूल दिया होता और फिर इस Br को रिप्लेस होके यहाँ पे फिर OH आ जाता, तो फिर वो कंपाउंड का जो आंसर होता वो ये होता बोथ बी एंड सी, क्योंकि वो लास्ट में रेसिमिक मिक्सचर बन जाएंगे, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, इसलिए आंसर इज बी एंड सी। क्योंकि ये इसमें कायरल कार्बन है, ये स्टार्टिंग से ऑप्टिकली एक्टिव था, और जो रेड में एग्जांपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं था पहले से ही। क्या? वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड। आगे बढ़ाते हैं अपने स्लाइड को हम लोग, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे जाते हैं हम लोग। ओके, आज का लास्ट टॉपिक, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ दिस SN1 मैकेनिज्म। क्या है ये? वैसा रहेगा, बट इसके अंदर कर्व आप देख सकते हो कि 2 कर्व आ गया, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स हैं, तो 2 कर्व रहेगा ना भाई। तो रिएक्शन स्टार्ट यहां से होगा, रिएक्टेंट्स CH3Br। अच्छा हाँ, मैं पीछे आने वाला था काइनेटिक्स के ऊपर, तो गाइस हाँ वो एक्सप्लेन करना, सॉरी भूल गया आपको, कि ये SN1Q है, एक ही मॉलिक्यूल पे क्यों डिपेंड है। ध्यान से सुनो, अभी फर्स्ट स्टेप में तो अपने आपसी रंजिशों, अपने अनस्टेबिलिटी के वजह से एक दूसरे से अलग हो गए थे ना, कार्बन और ब्रोमीन। अगर कार्बन ब्रोमीन अलग नहीं होते तो क्या OH आके इन पे अटैक कर सकता था?
पॉसिबल था क्या इसके लिए? नो। नहीं था, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था OH के पॉसिबिलिटीज को, हमने पहले ही देख लिया कि Br के साइड से अटैक नहीं कर पा रहा है, वो CH3 के साइड से अटैक नहीं कर पा रहा है बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां पे, तो OH के तो बस की बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे जब C खुद से अलग हुआ, वो CH3C खुद से अलग हुआ Br से, तब OH था। Then there was nothing wrong. One was positive, another one was negative, and the law of the nature, law of the science to combine, so they combined. So the rate of the reaction के लिए responsible person या chemical was only this reactant and not OH. Whereas SN2 mechanism में एक साथ होते हुए ही ब्रेकअप चालू हो गया था, तो CH3Br भी जिम्मेदार थे उसके लिए और OH माइनस भी जिम्मेदार था, इसलिए वो SN2 है और ये SN1 है। okay? अगर इतना, और सीधी सी बात है, तुम लोग पेपर पे इतना कहानी थोड़ी लिखते बैठोगे, तो बोलोगे बिकॉज दे आर टर्शियरी कंपाउंड्स एंड दे कैन इजीली फॉर्म कार्बोकैटायंस ड्यू टू देयर अनस्टेबिलिटी, thus only CH3CBr is responsible for this. So it will have two stages. First, when they break apart to form carbocation. So when carbocation forms, it looks something like this, and then that carbocation will gain OH minus, it will reach a transition state, and then finally a product step, product जो बन जाएगा वो। तो ये रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट 1 तक पहुंचने के लिए जितना एनर्जी लगा उसको डेल्टा E1 बोलेंगे, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगा उसे डेल्टा E2 कहते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, गलती से यहां से यहां तक का एरो बना देते, नहीं, उसमें तो CH3 थ्राइस C दैट इज कार्बोकैटायन तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है ना, अब यहां से फिर OH अटैक करेगा तो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, और फिर प्रोडक्ट एंड में फाइनली ये नीचे आ जाएगा तो उसको डेल्टा H बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो, which of the following alkyl halide would undergo SN1 reaction? स्काइप में जब हम लोग लेक्चर्स लिया करते थे, बहुत लोग को छुपना आसान होता था, बहुत लोग रिप्लाई करते नहीं थे। जूम में तो छुपना और ज्यादा आसान हो गया है, फिर भी कोशिश करो भाई, चैट में जाके जितने लोग हो सकते हैं इसका आंसर देने के लिए कोशिश करो, which is the correct answer. सर डी। ठीक है, सर डी। ओके, the majority is going for, of course, D. Majority क्या, unanimously you guys are going for D. No other option has been opted by anyone. ठीक है, so yes, this CH3 as you can see here, CH3Cl जो अपना पहला होगा A, वो अगर आप देखोगे तो ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, तो हम देख सकते हैं, बिना ओपन किए भी हम अब तो समझ सकते हैं कि हाँ, कि इसके अंदर में टर्शरी कौन है, तो ये भाई साहब टर्शरी है, तो टर्शरी सबसे इजीली फेवर करेगा SN1 को, इसलिए द आंसर वाज दिस वन। SN1 SN2 भी बताऊं क्या? हाँ, क्वेश्चन आंसर टाइप में खत्म कर देंगे इसको, स्ट्रेस मत लेना, अलग नहीं, मतलब जैसे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हाइड व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन, ऐसा पहचानने के लिए तो मैं एग्जाम में भी दिया जाएगा। तो क्या है इसका सिंपल सा आंसर? ए। ऐसा कैसा है? ए भी प्राइमरी है और सी भी प्राइमरी है, तो फिर क्यों दोनों होगा ए एंड सी? सर ए का प्रायोरिटी ज्यादा है। सर क्योंकि वो उसमें एक ही कार्बन है ना, क्योंकि उसमें एक मिथाइल ग्रुप ही है खाली, यस, एक ही कार्बन है, इसीलिए।
तो हमने ये पहले ही सीख के रखा है। हम जब नोट्स बनाएंगे तो इसका ध्यान देंगे कि ये भी हम कहीं पे लिख के रखेंगे ये सारी चीजें। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है SN1 SN2 का, वो ऐसे ही बॉक्स वॉक्स साइड में बना लेने का, उसमें लिख देने का। इसका भी आंसर तुम्हें पता ही है, सो आई वोंट वेस्ट टाइम फॉर दिस। दैट इज इट। So when you enter your textbook, you will see we have done these nucleophilic substitution reactions. ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा, ठीक है? ये अभी नहीं किया हमने, ये नेक्स्ट टाइम करूंगा, क्योंकि आज पूरा SN1 SN2 समझाने में ही थोड़ा टाइम गया है। फिर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 220 पे भी तुम्हें अच्छे से पूरा दिया हुआ है, 220, 221, या 222, 223, पूरा SN1 SN2 से भरा पड़ा है, 224। सो आई वुड लाइक कि प्लीज घर पे इन चीजों को आप गो थ्रू करो। होमवर्क देखना जरा, मैं क्या दे रहा हूँ आज का होमवर्क देखो मैं क्या दे रहा हूँ, गो थ्रू उसी से कर लोगे तुम लोग। फिर एक तो तुम्हें पेज नंबर 220 से 224 तक अच्छे से गो थ्रू करना। मतलब मेरा नोट्स तो तुम बनाओगे तुम लोग, ठीक है? आज के लेक्चर के बाद ही आधे 1 घंटे का ब्रेक ले लेना और फिर नोट्स बनाने के लिए रिकॉर्डिंग देख के बैठ जाना। रिकॉर्डिंग्स आप लोग को अवेलेबल होता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये नोट्स आप लोग बनाने के लिए बैठ जाना आराम से, नोट्स देख के, मेरे प्रेजेंटेशंस देख के। उसके बाद आज या कल जब भी तुम्हें टाइम मिले, मेरे लेक्चर से पहले ये 220 से 224 अच्छे से गो थ्रू करके आना। अगेन वही वाली बात कि टेक्स्ट बुक में कुछ चीज मैंने मिस कर दिया होगा या तुम्हें कुछ एक नया चीज मिला होगा, सिर्फ इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो वो तुम पूछ सकते हो, ठीक है? जब घर पे अपने पास इतना भरपूर टाइम है तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं ना भाई। और होमवर्क भी ज्यादा हेडेक वाला नहीं दे रहा हूं मैं, एक तो ये गो थ्रू करने के लिए दे रहा हूं मैं, और दूसरा होमवर्क जो लिखने के लिए होगा वो ये वाला दे रहा हूं मैं, क्योंकि वैसे भी नोट्स बनाओगे तुमको इतना कुछ लिखना ही पड़ेगा यार। लिखने के लिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, यूज योर ब्रेन, जो तुम्हें यहाँ पे दिखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, रिमेंबर दिस इज योर होमवर्क। या दिस वन कोई तुम में से प्लीज याद दिलाना बस, ये जो है ना प्रॉब्लम 10.4, ये नेक्स्ट लेक्चर में मुझे डिस्कस करना, ये डिस्कस करना मुझे नेक्स्ट लेक्चर में। ये अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना नेक्स्ट लेक्चर में। बस बाकी कुछ नहीं, गो थ्रू करोगे तो बहुत कुछ तुम्हें यहाँ पे है पढ़ने को मिलेगा, चीजें समझ में आएगी, डाउट रहेगा तो रेज करें। लिखने के लिए सिर्फ एक ही काम दिया है मैंने, ये यूज योर ब्रेन वाला। ठीक है गाइस, तो आपका परमिशन हो तो बस टाटा बाय बाय करते हैं हम लोग। यस चलो फिर, do your homework sincerely, prepare your notes sincerely, and take care. Tata, bye bye. बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। Bye bye, bye bye, bye bye. बाय सर। Bye bye, bye bye.